हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। दिस इज लोकेश्वर वर्मा और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है CSIR नेट 2024 आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या फायदे हैं CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद, जानेंगे इस वीडियो में पूरा इस एग्जाम का डिटेल। ठीक है, अब आप मेरे को पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों बता रहे हैं, क्या आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है? तो बिल्कुल, ये एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है और विथ ऑल इंडिया रैंक 261 एंड 296 दोनों बार मेरा JRF क्वालिफाई था। तो चलो जानते हैं इस वीडियो के इस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल से कि क्या है CSIR नेट, आखिर क्यों इतना बड़ा है ये एग्जाम और क्यों इतना हवा फैला रखा है कि भाई आपने नेट निकाल लिया, इतना बड़ा काम कर लिया, ऐसा वैसा क्यों ऐसा है। चलो देखते हैं। तो देखो, जो CSIR नेट है उसका फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो एग्जाम है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जिसको बोला जा रहा है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है ना। और ये किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस एग्जाम को क्या कराया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब इस एग्जाम को आपको देना क्यों चाहिए, क्या क्या की पॉइंट्स है? तो ये जो एग्जाम है वो JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करता है। मतलब जब आप PhD करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर आपका JRF क्वालिफाई है। तो 2 कट ऑफ निकलता है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर आपका JRF क्वालिफाई है तो आपको 37,000 पर मंथ आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, बाहर खुद के एकोमोडेशन में रह रहे हैं, तो आपको अलाउंस भी दिया जाएगा उस सिटी के अकॉर्डिंग, है ना, कितना % चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो वहीं अगर बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इस एग्जाम को निकालने के बाद 2 कट ऑफ होता है, एक JRF का और एक क्या होता है, LS का। तो अगर आप सिर्फ LS क्वालिफाई करते हैं, लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और बिल्कुल अभी जो अतिथि व्याख्याता की नई नीति आई है 2024, उसमें तो नेट सेट वालों को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। सबसे पहला प्रेफरेंस PhD वालों को, लेकिन उसके बाद नेट सेट, अगर आपका नेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है, ऐसा। ठीक है, तो ये हो रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम आपको देना क्यों चाहिए। तो ये जो एग्जाम है वो आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, मतलब आप इस एग्जाम को निकाल के कहीं पर भी PhD करने जाओगे, रिसर्च करने जाओगे, तो वहां पर आप बोलोगे ना कि मेरा नेट क्वालिफाई है, CSIR नेट क्वालिफाई है, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू अदर जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, वही यहाँ पर टीचिंग कैरियर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई करके कहीं भी जाओगे ना तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि भाई आओ पढ़ा लो हमारे यहाँ, है ना। जैसे कि मेरा एग्जांपल बताऊं, जब मैं नेट क्वालिफाई नहीं किया था तो मैं अलग अलग कोचिंग में भटकता था कि यार मेरे को ले लो, पढ़ाने दे दो, भगा देते थे, अरे निकल यहाँ से करके। लेकिन जब नेट क्वालिफाई करके गया ना, तब बोले अरे आ भाई पढ़ा यार, क्या पढ़ाने, बोल कितना पैसा चाहिए बोल, ऐसे करके। तो मतलब नेट क्वालिफाई कर लेने से ना आपकी जो औदा है, एक लेवल है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। फिर गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें और अदर अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस देते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, है ना, बायोफार्मा कंपनीज हो गए, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज हो गए, वहां पर भी नेट क्वालिफाई करके आप रिसर्च के तौर पर, रिसर्च एसोसिएट के तौर पर या साइंटिफिक ऑफिसर के जॉब्स आते हैं, उन सभी में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कौन करवाता है? NTA करवाता है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन यहां पर 2 टाइप का नेट होता है, एक सिर्फ नेट होता है UGC नेट जिसको बोलते हैं UGC नेट, और एक क्या होता है, CSIR नेट होता है। तो ये जो CSIR नेट है ना, CSIR नेट सिर्फ और सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए होता है। ये जो CSIR नेट है सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 सब्जेक्ट्स, है ना, सिर्फ 5 सब्जेक्ट के लिए होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा, सबसे पहला आ जाता है लाइफ साइंस, फिर आ जाता है केमिकल साइंस, है ना, फिर आ जाता है आपका फिजिकल साइंस, फिर आ जाता है मैथमेटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, और लास्ट आ जाता है क्या, अर्थ साइंस। इन 5 साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए ही करवाया जाता है CSIR नेट। बाकी जो और सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सभी के लिए कौन सा एग्जाम, UGC नेट करवाया जाता है। ठीक है, UGC नेट। और UGC नेट में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन CSIR नेट में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होता है। ठीक है, अब ये इस एग्जाम को देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती है ना, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना चाहिए। तो देखो, इस एग्जाम को जब आप देने जाओगे तो आपका क्या पूरा होना चाहिए, MSc पूरा होना चाहिए विथ 55%। अगर आप जनरल हो तो
और अगर आप ST SC OBC से हो तो आपका 50% 50% होना चाहिए, अगर आप ST SC या OBC से हो तो, है ना, अदर कैटेगरी से हो तो आपका MSc में 50% से भी काम चल जाना है, ठीक है। ये तो रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर एज लिमिट की बात करते हैं तो देखो एज लिमिट में आपका जो एज लिमिट है 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप JRF के लिए अप्लाई कर रहे हो। JRF जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल हो तो 28 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ST SC OBC से हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब सॉरी 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आप 32 साल तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 32 ईयर्स, 32 नहीं 33, ठीक है, 33 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तो, ठीक है। ये तो रही एज लिमिट की बात। लेकिन नेट का देखो JRF के लिए तो ये एज लिमिट है, लेकिन नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप एक बार नेट क्वालिफाई कर लिए तो आप हमेशा उस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो, चाहे आप 60 ईयर के ही क्यों ना हो जाओ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो देखो एग्जाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें 2-3 सेक्शन होते हैं। हम लोग CSIR नेट की ही बात करेंगे, ठीक है, CSIR, क्योंकि हमारा जो लाइफ साइंस है वो CSIR में ही आता है, CSIR नेट। तो ये जो CSIR नेट है ना, उसमें हमारे लाइफ साइंस की ही बात करेंगे। 3 सेक्शन होता है, A सेक्शन, B सेक्शन एंड C सेक्शन। ए जो सेक्शन है ये कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं होता है। अगर आप 9, 10, 11, 12, 9, 10 या 6 to 10 तक का आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये ए पोर्शन आप बना सकते हो बिल्कुल भी। सीरीज क्वेश्चन पूछा जाता है, शेप दे दिया जाएगा, इस शेप के बाद अगला शेप कौन सा आएगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, उतना टफ नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाता है। बी पोर्शन जो है वो बायोलॉजी से पूछा जाएगा, लाइफ साइंस से, और सी पोर्शन भी लाइफ साइंस से पूछा जाता है। लेकिन बी में थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा आपको पता है तभी बनेगा वो क्वेश्चन, ऐसा टाइप। लेकिन सी जो है थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होता है, लेंदी क्वेश्चन होता है, बट सी में आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो रहा सब्जेक्ट का, यहाँ पर लाइफ साइंस और यहाँ पर भी लाइफ साइंस, ये सब्जेक्ट दोनों में पूछा जाता है, ठीक है। लाइफ साइंस बी और सी में लाइफ साइंस से ही क्वेश्चन आना है। अगर आप केमिस्ट्री के हो तो केमिकल साइंस, मैथ्स के हो तो मैथमेटिकल साइंस, ऐसा, ठीक है। अब नंबर की बात करते हैं तो जो ए पोर्शन है उसमें 2 नंबर के कितने क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की पहले बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और बी पोर्शन में 50 क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और वैसे ही सी पोर्शन में, सी पोर्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें 75 क्वेश्चन होता है और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, मात्र 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन। ये तो रहा। लेकिन यहां पर नंबरिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग है। ए पोर्शन में जो नंबरिंग है ना, कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ए पोर्शन में आपको एक क्वेश्चन बना दिए, सही करे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। वैसे ही बी पोर्शन में भी 2 नंबर मिलेगा, लेकिन सी पोर्शन में आपको 4 नंबर मिलेगा अगर आप एक क्वेश्चन सही किए तो, ठीक है। सी पोर्शन 4 नंबर का। वैसे ही नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो ए पोर्शन में देखो, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ए पोर्शन 2 नंबर मिलेगा सही किए तो, बी पोर्शन में भी 2 नंबर मिलेगा सही किए तो, और सी पोर्शन में 4 नंबर मिलेगा अगर सही किए तो। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो यहां पर आपका 0.5 नंबर कट जाता है, मतलब 1/4। यहां पर भी गलत किए तो 0.5 नंबर कट जाता है बी में। और अगर सी में आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स कटेगा। मतलब एक क्वेश्चन सही किए 4 नंबर मिला, लेकिन एक क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर कट गया। ये होता है नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो सी पोर्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब यहां पर बात करें अगर टोटल नंबर की, तो ये जो कैरी करता है, देखो ए पोर्शन में आपको 30 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन बनाने हैं, तो 30 नंबर का ये है ना, 30 मार्क्स का 30 मार्क्स। और बी पोर्शन में आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको इधर 70 मार्क्स मिलेगा बी में। और सी में आपको बनाने हैं 25 क्वेश्चन, तो 25 × 4 हो जाता है क्या, 100 नंबर का है। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हो जाता है क्या, टोटल 70 + 30 और 100, तो ये हो जाता है 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन आपको बनाना है, इधर 15 और इधर ए में 15, बी में 35, 50 हुआ, और सी में 25। तो आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको नंबर मिलेगा 200 टोटल नंबर। अब क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग कट ऑफ होता है, हर साल का कट ऑफ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो भी आगे बात करेंगे अपन, है ना। चलो अब कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं कि
ये जो एग्जाम है वो आपको देना क्यों चाहिए, क्या स्कोप है, पर्पस क्या है इस एग्जाम का। तो देखो इस एग्जाम को देने के बाद, इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक होता है जेआरएफ का कटअप जो कि थोड़ा ज्यादा होता है, और एक होता है एलएस का कटअप, लेक्चरशिप का कटअप, जो थोड़ा जेआरएफ से कम होता है। तो आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब कि आप जब रिसर्च करने जाओगे ना, पीएचडी करने जाओगे, तो आपको हर महीने 35,000 दिया जाएगा, सॉरी 37,000 हर महीने दिया जाएगा। प्लस अगर आप हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस एचआरए भी दिया जाएगा, जो कि अगर आप नॉर्मल सिटी से हैं तो वहां पर वो हो जाता है कितना, 6,000 है ना, 6,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो टोटल अगर आप बात करोगे तो 43,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, 43,600 के अराउंड है ना, मिल जाएगा। रायपुर भिलाई से अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। वहीं लेक्चरशिप की बात करते हैं तो अगर आप इस एग्जाम को जेआरएफ नहीं निकाले लेकिन एलएस निकाल लिए, ठीक है, जेआरएफ निकालोगे तब तो दोनों के लिए एलिजिबल हो आप, जेआरएफ भी मिलेगा और आप लेक्चरशिप भी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन सिर्फ एलएस क्वालिफाई किए हो क्योंकि एलएस का कट ऑफ कम होता है। तो एलएस क्वालिफाई किया तो आप किसी भी कॉलेज में क्या बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर। जब भी सीजीपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकाला जाएगा तो वहां पर आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आप गेस्ट लेक्चरर के लिए तो हर समय अवेलेबल ही, सॉरी एलिजिबल ही हो जाओगे, है ना। कहीं भी अप्लाई करोगे तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर आपका एमएससी का भी परसेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलो ओवरऑल नंबर अच्छा होना चाहिए। चलो अब अगर आप रिसर्च में आगे और बढ़ना चाहते हैं, है ना, आपको रिसर्च में आगे और करते जाना है, क्या करते जाना है कि भाई मेरे को ना साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, तो वहां पर भी आप ना जेआरएफ क्वालिफाई किए हो ना, तो आपको पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च के लिए पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। कहीं पर भी आप जाओगे तो, है ना, बोलोगे आप कि भाई मैं जूनियर रिसर्च फेलो हूं, तो आपको पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च, जो कि कहीं कहीं पर 3 साल का होता है, कहीं कहीं पर 2 साल का होता है, 2 ईयर्स, तो ये जो 2 साल है वो, और पीएचडी के बाद और 2 साल जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च होता है वो है, तो इसमें भी आपको चांसेस ज्यादा मिलते हैं, प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। ये हायर रिसर्च में आ जाता है, ठीक है, साइंटिस्ट बन जाओगे आप, ठीक है। चलो तो ये रहा। अब अगर मैं बात करूं इस एग्जाम की, तो ये जो एग्जाम है वो साल भर में कितने बार कराया जाता है, तो सबको पता है ये एग्जाम साल भर में 2 बार, 2 टाइम्स इन अ ईयर, ठीक है। एक साल में 2 बार ये एग्जाम कराया जाता है, पहला बार दिसंबर और दूसरा बार जून जुलाई के महीनों में एक बार कराया जाता है, और दिसंबर या जनवरी के महीनों में एक बार कराया जाता है। तो साल भर में 2 बार कराया जाता है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक बार नहीं निकला 6 महीने फिर तैयारी करो, दूसरे बार निकल जाएगा, फिर नहीं निकला तो फिर 6 महीने पढ़ लो, है ना। तो ये चीज है, लेकिन जितना अच्छा हो आप एक ही बार में क्वालिफाई कर लो, क्योंकि यार एक एग्जाम को आप कितने बार पढ़ते रहोगे, वही एग्जाम आप बार बार पढ़ोगे तो थक जाओगे ना, है ना, इरिटेट हो जाता है। इसीलिए एक एग्जाम को फटाक से क्वालिफाई करो, जल्दी निकालो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि एक ही एग्जाम को पकड़ के रहोगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा। इसीलिए एक एग्जाम को फट से निकालो, फिर दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है तो उसके लिए तैयारी करो ना, है ना। चलो ये रहा। अब हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस तो हम लोग देख लिए कि सीएसआईआर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या क्या फायदे हैं। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको अब क्या करना चाहिए। देखो आपके पास, अगर आप दिलाने के लिए तैयार हो, आपको दिसंबर में जो सीएसआईआर नेट होने वाला है, वैसे तो सेट होने की प्रोबेबिलिटी भी है, सीजी सेट होने की प्रोबेबिलिटी भी है, और मैंने इसके कुछ प्रूफ दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं जो पिछले वीडियो में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो आया है उसमें प्रॉपर बताया गया है कि क्या क्या चांसेस है, जिससे कि क्या क्या जो पॉइंट्स है, क्या क्या बातें हैं जिससे कि सीजी सेट होने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो उसमें बताया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके अभी देख लो, ठीक है। अब अगर आप, चलो सीजी सेट तो टारगेट कर ही रहे हो, लेकिन अगर आप सीएसआईआर नेट भी टारगेट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या 3 महीनों में तैयारी संभव है? आपको शुरू कैसे करना चाहिए, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 3 महीने हैं आपके पास, देखो सितंबर का आज हो गया है ना, 3-4 तारीख हो गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मात्र 3-3.5 महीने हैं। दिसंबर को तो काउंट ही मत करो, क्योंकि दिसंबर में आप रिवीजन भी तो करोगे, इसीलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में ही आपको क्या करना है, पूरा तैयारी करना है। तो पॉसिबल है, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हर चीज है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत कैसा, अभी से शुरू करना होगा, प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये प्लानिंग जो है आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इन 3 महीनों में एग्जैक्ट आप क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हो जिससे कि आपके एग्जाम्स क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आने वाले वीडियो में, अगले आने वाली वीडियो में ये बताया जाएगा आपको कि प्रॉपर 3 महीने में आप
क्या क्या पढ़ो, क्या क्या ना पढ़ो, कहां से पढ़ो, कैसे शुरू करो। क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि यार नेट बहुत बड़ा चीज है ना, मैं कैसे निकाल सकता हूं नेट, मैं तो नॉर्मल कॉलेज से पीएचडी किया हूं, है ना, सॉरी मैं तो नॉर्मल कॉलेज से एमएससी किया हूं, मैं कैसे निकाल सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप हर एग्जाम निकाल सकते हो, इसीलिए शुरू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो शुरू करने के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, और क्या 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 चीजें इन 3 महीनों में कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। आपको मैं बता दूं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो रोज के 10 से 15 घंटे पढ़ रहा था, और मैं भी 3-4 महीने में ही तैयारी किया हूं, ठीक है। तो 10 से 15 घंटे आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा आज का मेरा ये सिलेबस इतना था, सुबह उठ के आपको रोज लिखना पड़ेगा कि मेरे को आज दिन भर में इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीजें कहां कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किधर से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब चीज आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट जो न्यूज है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वो सभी इस चैनल में बताया जा रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर ले, और ऐसे ही और भी वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, अपने दोस्तों को भी इसको क्या कर ले, शेयर कर लें। चलो, अब एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखना ये बात कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, ठीक है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है जिंदगी भर मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमां बाकी है। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी चीज खत्म नहीं होता है, आपको क्या करते रहना है, तैयारी करते रहना है, ठीक है। बस स्टार्ट करो, स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली अंदर से आपको इंस्पिरेशन आएगा कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ठीक है। तो चलो, आप बिल्कुल मेहनत करो, मेहनत करने से क्या नहीं मिलता है, ठीक है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है, ठीक है। मैंने भी तैयारी किया तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी क्वालिफिकेशन हुआ। अच्छा, एक बात और बता दूं कि मैं बीएचयू से पास आउट हूं, ठीक है ना, बीएचयू जानते होगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। मैंने भी सोचा था कि मेरे को ये चीज करना है और वो मिला, अभी आगे और भी तैयारियां चल रही है, ठीक है। तो आपको भी अच्छी अच्छी चीजें मिलती जाएगी। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, तैयारी आप शुरू कर दो।